वेलकम टू द इंग्लिश आउल। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश आउल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज यानी हम 21 जुलाई का करंट अफेयर्स काफी डिटेल में देखेंगे, उसके सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और उसके क्वेश्चंस भी आज के इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? पीएम टू इनॉग्रेट 46th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑन 1 जुलाई एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। इसके बारे में हमने पहले अपडेट दिया हुआ था, उसी का ये नेक्स्ट सेगमेंट है कि 21 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो 21 जुलाई को आज भारत मंडपम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उसका इनॉग्रेशन कर दिया। तो क्या है? The Indian capital New Delhi is all set to host 46th World Heritage Committee session of the UN एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एक्रोनिम यूनेस्को के नाम से जाना जाता है, फ्रॉम 31st to 31st जुलाई 2024। दिस इज द फर्स्ट टाइम सच एन इवेंट इज बीइंग हेल्ड इन इंडिया। पहली बार हो रहा है जो कि इंडिया में हो रहा है। तो यूनेस्को क्या करता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट को सिलेक्ट करता है कि क्या ये जो हेरिटेज साइट है इनको हेरिटेज का टैग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। करंटली इंडिया में 42 हेरिटेज साइट्स इंक्लूड हैं अभी भी, और कुछ एक कंसिडरेशन में जाएंगे कि उनको हम हेरिटेज साइट का टैग दें या ना दें। आगे देखते हैं। The Indian Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the function on 21st July 2024 in the presence of the Union Minister of Culture G Kishan Reddy, यानी जी किशन रेड्डी जो यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं, उनके प्रेजेंस में इस इवेंट का इनॉग्रेशन होगा। The event, which will be held at Bharat Mandapam in New Delhi, will also include the participation of UNESCO Director General Audrey Azoulay, यानी जो यूनेस्को के जनरल हैं ऑड्रे एजुले, वो भी अवेलेबल रहेंगे, एंड कल्चर मिनिस्टर्स, एम्बेसडर्स एंड डोमेन एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, यानी अलग अलग देशों के जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं वो भी वहाँ अवेलेबल होंगे। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट इन एसोसिएशन विद यूनेस्को, यानी जो यूनियन मिनिस्ट्री है कल्चर की, वो यूनेस्को के साथ मिलकर के इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है। द सेशन विल एग्जामिन प्रपोजल्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज टू इंक्लूड 27 साइट्स इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। जैसा कि मैंने कहा था, 27 के जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट हैं उनका कंसिडरेशन किया जाएगा कि हेरिटेज लिस्ट में उनको ऐड किया जाए या ना किया जाए। द प्रपोज्ड लिस्ट इंक्लूड्स इंडियाज मोइरम्स, द माउंड ब्यूरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी ऑफ इंडिया। जो इंडिया का प्रपोज्ड हेरिटेज साइट है वो है मोइडेम्स है, द माउंट ब्यूरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी ऑफ इंडिया। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हैज 21 मेंबर्स। करंटली इसमें जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं वो 21 डोमेन एक्सपर्ट्स हैं जो इसको फाइनलाइज करते हैं कि किसको हेरिटेज लिस्ट में शामिल करना है या नहीं करना है। The members are elected by the 195 signatories countries of the 1972 conventions concerning the protection of the world cultural and natural heritage। यानी 1972 में जो कन्वेंशन हुआ था उसके हिसाब से 195 सिग्नेटरीज अथॉरिटी हैं जो कि मेंबर्स चुनते हैं, जो कि फिर हेरिटेज साइट को के ऊपर उनका राइट्स होता है कि वो जिसको कहेंगे वही हेरिटेज लिस्ट में शामिल होगा। यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को रिकॉग्नाइजेज हेरिटेज साइट्स इन द 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में ये रिकॉग्नाइज करता है, कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड। एट प्रेजेंट द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इंक्लूड्स 1199 हेरिटेज साइट्स। यानी करंटली अभी इंडिया में वर्ल्ड में 1199 हेरिटेज साइट्स इंक्लूड हैं। इटली हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट विद 59, फॉलोड बाय चाइना 57। यानी जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो इटली का है, उसके पास 59 हेरिटेज लिस्ट है, और चाइना के पास 57 है। इंडिया इज इन 6th प्लेस विद 42 साइट्स। इंडिया 42 हेरिटेज साइट्स के साथ 6वें नंबर पर है, विद द होयसालास टेम्पल्स ऑफ कर्नाटका बीइंग द 42nd इंडिया साइट। यानी जो होयसाला टेम्पल है कर्नाटका का, वही 42वां एक्चुअली इंडियन साइट है हेरिटेज लिस्ट में। द फर्स्ट साइट इंक्लूड अजंता केव, एलोरा केव जो कि महाराष्ट्र में है, उसके बाद ताजमहल आगरा में, आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में, और ये सारे के सारे जो साइट्स हैं वो 1983 में इंक्लूड किए गए थे। जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है, और इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 16 नवंबर 1945 को हुआ था, और करंट जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो है ऑड्रे एजुले। ONGC acquires Equinor stake in Azerbaijan outfields for $60 million। यानी इंडियन करेंसी में तकरीबन ये आपको 4500 करोड़ यानी 4500 करोड़ के आसपास की रकम में इंडिया ने जो इक्विनोर में स्टेक लिया हुआ है, ONGC ने इक्विनोर का स्टेक अजरबैजान में ऑयल फील्ड में कंट्रोल किया हुआ है। द नवरत्न कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड, OVL, यानी ONGC का ही सब्सिडरी वेंचर है ये OVL। यानी ONGC तो इंडिया में मैनेज करता है, OVL यानी इंडिया के बाहर, यानी जिसको कहते हैं ONGC Videsh Limited has brought the Norwegian firm Equinor stake in Azerbaijan's offshore Azeri Chirag Gunshali oil field
एंड एसोसिएटेड ऑयल पाइपलाइन फॉर $60 मिलियन, यानी $60 मिलियन में ओवीएल ने ये रकम कही है इक्विनोर का स्टेक अजरबैजान के ऑफशील फील्ड में ले लिया हुआ है। ONGC Videsh Limited, an ONGC subsidiary, has increased its stake in the Azeri Chirag Gunshali oil field to 295%, यानी अब इसका जो शेयर है वो 2.95% हो चुका हुआ है जो अजरबैजान में अजेरी चिराग गुंशाली ऑयल फील्ड है उसके अंदर। In 2013 में the OVL invested for the first time in the Azeri Chirag Gunshali oil field, buying a 2.72% stake in the company। 2013 में OVL ने 2.72 का स्टेक लिया था जो कि अब बढ़ करके 2.95 हो गया है। Azeri Chirag Gunshali oil field of Azerbaijan is a large bearing area of Azerbaijan in the Caspian Sea। Caspian Sea में अजरबैजान के पास ही वो एरिया है जिसको कहते हैं अजेरी चिराग गुंशाली ऑयल फील्ड। Before the deal with Equinor, the current stake of OVL in the oil field was 2.39, यानी Equinor का डील के पहले जो शेयर था वहां पर वो 2.31% था एंड 2.36% इन द बाकू तबिसी सिहान पाइपलाइन कंपनी में था, और 2.36% जो था वो बाकू बिलिसी सिहान पाइपलाइन कंपनी में था Equinor का। The government owned state oil company of Azerbaijan Republic owns 25% stake, यानी जो गवर्नमेंट ओन्ड स्टेट ऑयल कंपनी ऑफ अजरबैजान का 25% स्टेक है चिराग में एंड ऑयल फील्ड एंड 25% शेयर इन द बाकू बिलिसी सिफन पाइपलाइन में, और उसी का जो गवर्नमेंट स्टेट ओन कंपनी है उसका 25% शेयर है बाकू बिलिसी सिहान पाइपलाइन में। अब ONGC के बारे में जान लेते हैं। The ONGC Videsh Limited was set up as a wholly owned subsidiary of the public sector ONGC 1965, यानी completely गवर्नमेंट का स्टेक रहता है। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1965 में हुआ था। इट वाज सेट अप टू एक्सप्लोर एंड डेवलप पेट्रोलियम एंड गैस फील्ड्स आउटसाइड इंडिया। इसका पर्पस यही था कि भारत के बाहर एक्सप्लोर किया जाए, रिसर्च किया जाए, जो गैस और ऑयल फील्ड होते हैं उनका संवर्धन किया जाए, उसका कंट्रोल लिया जाए। In terms of reserves and production, the OVL is the second largest petroleum company in India after ONGC, यानी ONGC के बाद OVL जो उसी का सब्सिडरी है सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर और रिजर्व प्रोडक्शन के मामले में है। ONGC Videsh has a stake in 32 oil and gas projects in 15 countries, यानी ONGC Videsh का 15 अलग अलग देशों में 32 ऑयल और गैस के प्रोजेक्ट्स में उसका स्टेक है। ONGC Videsh produced 7.178 million metric tons of crude petroleum oil and 10.518 million metric tons of oil equivalent to gas in 23-24, यानी अगर हम देखें तो ONGC Videsh Limited ने 7.178 मिलियन मीट्रिक टन क्रूड ऑयल पेट्रोलियम, और ये पेट्रोलियम ऑयल है, और 10.518 मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट टू गैस जो है 2023-24 में प्रोड्यूस किया हुआ, जो कि बहुत बड़ी है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, जो चेयरपर्सन है इसका अरुण कुमार सिंह हैं। अब आगे देखते हैं। इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन गेट्स $40.5 मिलियन बूस्ट फ्रॉम ADB, यानी एशियन डेवलप बैंक ने $240.5 मिलियन दिया हुआ है, जिससे हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है, खासकर जो सोलर पैनल्स हैं उसके प्रोडक्शन के लिए उन कंपनीज को। आगे देखते हैं। The Asian Development Bank ADB had sanctioned a $240.5 million loan to India to finance the expansion of the solar rooftop system in India, और काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है आजकल। जो सोलर सिस्टम है गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, इसमें 300 यूनिट्स बिजली पर मंथ आपको फ्री मिल जाती है जो लगवाते हैं जिनके पास छत है। दिस इज एक्सपेक्टेड टू, और 1 करोड़ लोगों के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। दिस इज एक्सपेक्टेड टू पुश द एम्बिशियस गवर्नमेंट टू प्रमोट एंड डेवलप द रूफटॉप सोलर सिस्टम इन द कंट्री एंड प्रमोट द रिन्यूएबल सेक्टर। ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी चाहती है कि प्रमोट हो। द ADB लोन विल बी चैनलाइज्ड थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और पहला यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के थ्रू ये लोन डिस्बर्सल का प्रोसेस किया जाएगा। SBI एंड नाबार्ड यूज द ADB लोन अमाउंट टू प्रोवाइड डेवलप ऑफ द रूफटॉप सोलर सिस्टम, यानी दोनों का पर्पस SBI का और नाबार्ड का जो सोलर रूफटॉप सिस्टम है उसको डेवलप करने का इनका प्लान है। जो $250.5 मिलियन का लोन अमाउंट है उसमें से SBI को 90.5 मिलेगा और नाबार्ड को $150 मिलियन मिलेगा। नाबार्ड का शेयर ज़्यादा है, SBI का शेयर कम है, और रूरल एरियाज में खासकर यहाँ पर जो लोगों के छतों पर सोलर पैनल के विकसित करने का काम ज़्यादा चलेगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना टू प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ सोलर रूफटॉप सिस्टम्स इन इंडिया। अब हम जान लेते हैं जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है वो क्या है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया, जिसका नाम है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये स्कीम क्या करता है, लोगों को इनकरेज करता है कि अपने घरों पर वो सोलर रूफटॉप पैनल लगवाएं, और इसमें उनको 300 यूनिट फ्री बिजली मिलती है हर महीने। जो 300 यूनिट फ्री बिजली
बिजली हर महीने मिलती है, जो कि उसी सोलर पैनल से जो इंस्टॉल किया गया है उससे बनाई जाती है। स्कीम का एम जो है वो 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का है। मैंने पहले बता दिया था कि 1 करोड़ लोगों तक उसका फायदा पहुंचाने का है। अब हम एडीबी के बारे में जान लेते हैं, ये क्या है। एडीबी एक रीजनल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में ध्यान करता है, और क्या करता है, ये लोन देता है मेंबर कंट्रीज को, जिससे कि रीजनल कंपनीज में ये इन्वेस्ट करे पैसा, जिससे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। करंटली इसमें 68 मेंबर्स हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है, और जो करंट इसके प्रेसिडेंट हैं वो जापान से हैं, जिनका नाम है मसात्सुगु असाकावा। राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम लॉन्च बाय तेलंगाना सीएम, यानी अगर किसी ने सिविल की परीक्षा में प्री निकाल लिया हुआ है और वो SC ST OBC और EWS कैटेगरी से है और जिसकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम है, उसको तेलंगाना सरकार प्री निकालने के बाद 1 लाख रुपए प्रोवाइड करेगी वो अपने प्रिपरेशन के लिए, मेंस की प्रिपरेशन के लिए। यही ये पूरा न्यूज़ है, जिसका नाम जो दिया गया है उसका नाम है राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम। देखते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक यूनिक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है जिसको कहते हैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए तेलंगाना के, और इस कैंडिडेट्स में जिन्होंने मेंस का एग्जाम क्वालिफाई किया होगा उसको 1 लाख रुपए प्रिपरेशन के लिए दिए जाएंगे। इसका नाम रखा गया है राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम। जो स्कीम है लगभग 400 कैंडिडेट को हेल्प करेगा जो कि मेंस प्री का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे यूपीएससी में। जो कंपनी इसको स्पॉन्सर कर रही है उसका नाम है सिंगारेनी कोलेरियस कंपनी लिमिटेड SCCL विल प्रोवाइड असिस्टेंस एज ए पार्ट ऑफ निर्माण प्रोग्राम का पार्ट बनेगा। इसमें कैंडिडेट जो SC ST OBC विमेन और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट होते हैं जिनकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम है, उनको ये पैसे दिए जाएंगे। अच्छी खबर ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्चेस नेशनल लैंडसाइड फोरकास्टिंग सेंटर पोर्टल ऐप, यानी जहां जहां भूस्खलन की स्थिति है वहां पर उस भूस्खलन से पहले, लैंडस्लाइड के पहले ही एक ऐप डेवलप किया जा रहा है, एक वेबसाइट डेवलप किया जा रहा है कि जो भी कंसर्न लोग हैं उन तक उसका पहले ही इंटीमेशन चला जाए, उसका फोरकास्ट किया जा सके, उन तक न्यूज़ पहुंच सके। जैसे आज 21 जुलाई को ही केदारनाथ की यात्रा में भूस्खलन में कुछ लोगों की जान चली गई। तो वही कह रहा है कि जो लैंडस्लाइड का नुकसान है उसको कम करने के लिए और एक अर्ली वार्निंग देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेटअप लगाया है जिसका नाम है नेशनल लैंडसाइड फोरकास्टिंग सेंटर। कहां पर हुआ है? ये कोलकाता में हुआ है, और इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है भू संकेत वेब पोर्टल, और इसका जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसका नाम है भूस्खलन ऐप के नाम से है। भू संकेत वेब पोर्टल है और भूस्खलन इसका मोबाइल ऐप है। इसमें क्या कर रहा है गवर्नमेंट, क्या करेगी, एक स्ट्रिंग ऑफ प्लान्स बना रही है जो लैंडस्लाइड फोरकास्ट करेगा, और उम्मीद की जा रही कि 2030 तक जितने भी ऐसे स्टेट हैं जहां लैंडस्लाइड का डर होता है वहां तक इसका फैसिलिटेशन दे दिया जाए। नेशनल लैंडसाइड फोरकास्टिंग सेंटर भू संकेत वेब पोर्टल भूस्खलन मोबाइल ऐप जो है ये इनॉग्रेट किया किसने? यूनियन एंड कोल मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने। अभी इनका नाम चर्चाओं में है, कल्चर मिनिस्टर भी हैं ये, और 19 जुलाई 2024 को कोलकाता में उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। नेशनल लैंडसाइड फोरकास्टिंग सेंटर जो सेटअप हुआ है वो किसने किया हुआ है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने धैत्री कैंपस सॉल्ट लेक सिटी में इसका इनॉग्रेशन किया है। और आगे देखते हैं, द एडवांस्ड नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर जो इक्विप्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है, क्या करेगा, क्या क्या करेगा देख लेते हैं। ये भूस्खलन और भू संकेत है, विल प्रोवाइड अर्ली वार्निंग इन्फॉर्मेशन टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको पहले ही बता देगा कि यार यहाँ पर भूस्खलन के चांसेस हैं। अपडेट करेगा जो लैंडसाइड इन्वेंट्रीज हैं उनको अपडेट करेगा। इंटीग्रेट रियल टाइम रेनफॉल के बारे में बताएगा कि कब कितनी देर बारिश होगी, और स्लोप की इंस्टेबिलिटी बताएगा जिससे कि इसकी फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी बढ़ाई जा सके। जो वेब पोर्टल है भूस्खलन ऐप, ये क्या करेगा, एक डिसेमिनेशन ऑफ डेली लैंडस्लाइड फोरकास्ट, यानी हर दिन के जो लैंडस्लाइड होने वाले हैं उसके जो न्यूज़ है उसको डिसेमिनेट करेगा, फैलाएगा, एंड अलाउ स्टेक होल्डर्स टू शेयर एंड अपडेट स्पेशल एंड टेम्पोरल इंफॉर्मेशन ऑन लैंडस्लाइड अकरेंसेस। यानी जहां भी किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे लैंडस्लाइड होने वाला है उसकी इंफॉर्मेशन जो कंसर्न अथॉरिटीज है वहां तक पहुंच जाएगी। अब लैंडस्लाइड क्या है? लैंडस्लाइड क्या होता है? जब अर्थ का मास मूवमेंट हो, रॉक्स का मास मूवमेंट हो, या डेब्रीज यानी जो मलबा पड़ा हुआ है अचानक पहाड़ के ढाल से वो जब नीचे गिरने लगता है ग्रेविटी की वजह से, तो उसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं। और ये छोटे पीरियड के लिए भी हो सकता है और बहुत लंबे समय के लिए भी हो सकता है। जो लैंडस्लाइड होते हैं, जो मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज इन इंडिया, जो मेजर एरियाज हैं इंडिया में लैंडस्लाइड के, वो कहाँ कहाँ पर हैं? हिमालयन रीजन्स में है,
नॉर्थ ईस्टर्न हिल रेंजेस में है, वेस्टर्न घाट्स में है, नीलगिरीज में है, ईस्टर्न घाट्स में है और विंध्यंस माउंटेन रेंज में है। अब हम जीएसआई के बारे में जान लेते हैं। जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 में सेटअप किया गया था, जिससे कि कोल बियरिंग एरिया, रेलवे को फैसिलिटेट करने के लिए कोल बियरिंग एरिया का ये आइडेंटिफाई करेगा। करंटली इसका जो मेन फंक्शन है जीएसआई का, वो क्या करता है, ये क्रिएट एंड अपडेट द नेशनल मिनरल रिसोर्स असेसमेंट एंड जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। जहां भी मिनरल है अंडरग्राउंड, उनका आइडेंटिफिकेशन करना और उसका असेसमेंट करने का काम ये दिया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। ये अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। रीजनल ऑफिस जो जीएसआई के हैं वो है लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग एंड कोलकाता। इसके करंट जो जीएसआई के डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है जनार्दन प्रसाद। आपके लिए सेल्फ रिसर्च के टॉपिक्स हैं, अटुकल पंगाला फेस्टिवल क्या है, की फैक्ट्स क्या होते हैं चालुक्य रीन के, फ्रेशर हायरिंग प्राइसेस और लो पे इन आईटी सेक्टर के बारे में क्या है, आप अपडेट दें। असम गवर्नमेंट ने क्यों डिसाइड किया है रीअपील करने के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट, और प्रोटेक्टिंग पीपल्स प्राइवेसी इज एसेंशियल टू मेंटेनिंग डेमोक्रेसी, यानी लोगों की जो प्राइवेसी है वो मेंटेन करना डेमोक्रेसी में क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आज के आपके लिए क्वेश्चंस, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उसके सही जवाब देंगे। विच सिटी ऑफ इंडिया टू होस्ट 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन ऑफ यूनेस्को। भारत का कौन से शहर में इंडिया के जो यूनेस्को का 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सम्मेलन हो रहा है उसको होस्ट करेगा। न्यू दिल्ली, जयपुर, चेन्नई और मुंबई। सही जवाब न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का? पेरिस फ्रांस, लंदन यूके, जिनेवा स्विट्जरलैंड, न्यू दिल्ली इंडिया। ऑब्वियस आंसर है पेरिस फ्रांस। हाउ मेनी साइट्स इन इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, यानी इंडिया के कितने साइट्स हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड हैं। इसका आप ऑप्शंस हैं 23, 45, 42 और 36। राइट आंसर 42। Which Indian company has brought the Norwegian firm Equinor stake in Azerbaijan offshore Azeri Chirag Gunchali? यानी भारत के किस कंपनी ने अजरबैजान के ऑफशोर में अजेरी चिराग गुंचाली जो ऑयल फील्ड है उसमें इक्विनॉर का शेयर किसने लिया हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ओएनजीसी विदेश लिमिटेड यानी ओवीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम ऑयल इंडिया लिमिटेड। सही जवाब है ओवीएल यानी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। अजेरी चिराग गुंशाली फील्ड कहाँ सिचुएटेड है? पाकिस्तान, ईरान, मंगोलिया और अजरबैजान। तो कैस्पियन सी के अंदर अजरबैजान में वो लोकेटेड है। जुलाई 2024 में कितना लोन अप्रूव किया है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के सोलर रूफटॉप प्रोग्राम के लिए? ऑप्शंस हैं $222 मिलियन, $240.5 मिलियन, $230 मिलियन, $200 मिलियन। इसमें $240.5 मिलियन बी ऑप्शन सही है, जिसमें से $90 मिलियन एसबीआई के लिए और 150 नाबार्ड को दिए गए हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? ऑप्शंस हैं बैंकॉक थाईलैंड, मनीला फिलीपींस, कोलंबो श्रीलंका और न्यू दिल्ली इंडिया। राइट आंसर है मनीला फिलीपींस। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम स्कीम, अभी जिसमें 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका। राइट आंसर है इसका तेलंगाना। Recently, where has the National Landslide Forecasting Center been established? आपके ऑप्शंस हैं कोलकाता, न्यू दिल्ली, देहरादून, मुंबई। राइट आंसर कोलकाता। The Geological Survey of India comes under which ministry of the Government of India? Ministry of Home Affairs, Ministry of Mines, Ministry of Culture, Ministry of Earth and Science. Right answer is Ministry of Mines, जिसका मेन काम ही है माइंस को आइडेंटिफाई करना और उसका इवेल्युएशन करना, असेसमेंट करना। तो इस तरीके से आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है। कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन के लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।